नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से चलो बनी अर्थशास्त्री मुहिम के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे भारत में प्रारंभ की गई औद्योगिक नीतियां। तो जो पहली नीति है 1948, 6 अप्रैल 1948 उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा प्रारंभ की गई। दूसरी औद्योगिक नीति पढ़ा हमने 1956। तीसरी औद्योगिक नीति के तहत 1969 1969 जिसे 1970 1970 में लागू किया गया था और इसमें एमआरटीपी एक्ट प्रारंभ किया गया था। एमआरटीपी मोनोपोलिसीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसे 1970 में लागू किया गया। ये एक्ट 1969 का है, 69 का है, 1970 में लागू किया गया था। और हम पढ़ेंगे कि इसे 1971 1991 में समाप्त कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे नई औद्योगिक नीति 1973 1973। इसमें कोर इंडस्ट्री मूलभूत उद्योग की अवधारणा को लाया गया। कोर इंडस्ट्री मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके ऊपर दूसरे उद्योगों का भी विकास डिपेंड करता है, जैसे लोह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग। साथ ही 1973 की जो नीति थी, इसमें संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा को लाया गया। संयुक्त क्षेत्र जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर कार्य करें। एक एक्ट इसमें फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन एक्ट, फेरा लाया गया। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लाया गया। हम लास्ट में पढ़ेंगे कि फेरा और फेमा में क्या अंतर है। तो जो फेरा का जो उद्देश्य था वो था विदेशी मुद्रा को विनियमन करना, उसको कंट्रोल करना। औद्योगिक नीति 1977 1977। 1977 में सत्ता परिवर्तन, पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई और 23 दिसंबर 1977 को जनता सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। उन्होंने वही बात जो 1956 की औद्योगिक नीति थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विशेष भूमिका थी, उस पर बल दिया गया। तो वही प्रथम अनुसूची में 17 उद्योग, द्वितीय अनुसूची में 12 उद्योग और शेष जो सभी उद्योग थे वो तृतीय अनुसूची में लाए गए। लघु एवं कुटीर उद्योगों को परिभाषित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है प्री में कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को किस औद्योगिक नीति में परिभाषित किया गया, तो 1977 की। साथ ही जिला उद्योग केंद्र डीआईसी की बात कर रहे हैं। आज भी हर जिले में जाएंगे तो जिला उद्योग केंद्र है, जो उद्योग वगैरह प्रारंभ करने के लिए जमीन आवंटन करना या ऋणों की व्यवस्था करना, ये सारी प्लानिंग की जाती है। तो जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस औद्योगिक नीति में? 1977। लघु एवं कुटीर उद्योगों को किस नीति में परिभाषित किया गया? 1977। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर इसमें महत्व दिया गया। 3 श्रेणी में उद्योगों को बांटा गया था। प्रथम श्रेणी में 17, द्वितीय श्रेणी में 12 और शेष जो उद्योग है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत शामिल थे। अब औद्योगिक नीति 1980। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना था। तो क्षेत्र अर्थात वो क्षेत्र जहां किसी प्रकार के उद्योग नहीं है या ऐसे उद्योग जिसमें भारत पिछड़ा हुआ है। तो दोनों तरीके से इस औद्योगिक नीति में टारगेट किया गया। आर्थिक संघवाद 1977 में हमने पढ़ा, निजी क्षेत्र लघु एवं कुटीर उद्योगों को परिभाषित किया। साथ ही हमने पढ़ा कि जिला उद्योग केंद्र डीआईसी की अवधारणा 1977। वैसे आर्थिक संघवाद की जो अवधारणा है ये 1980 की औद्योगिक नीति में लेके आए। याद करने लायक पॉइंट। उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण, विस्तार, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आर्थिक संघवाद। अर्थात प्रत्येक ऐसे जिले जिसे पिछड़ा चिन्हित किया गया, वहां कुछ प्लांट खोले गए,
लघु एवं कुटीर उद्योग खोले गए और पीपीपी मॉडल को जो है वहां लाया गया। औद्योगिक नीति 1988, हम बात कर रहे हैं एमआरटीपी एक्ट 1969 की औद्योगिक नीति में लाया गया। 1970 में इसे लागू किया गया था। इसकी सीमा शुरुआत में 25 करोड़ थी, लेकिन 1986 में इसकी सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों को निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अब हम एक सारांश देखते हैं कि 1948 में पहली औद्योगिक नीति से लेकर 1991 की नई औद्योगिक नीति, इसके बीच में जो है क्या भूमिका रही। तो सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका 1950 से 1990 तक सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी बड़े उद्योग थे, महत्वपूर्ण उद्योग थे, वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, सरकार के लिए आरक्षित थे। दूसरा है निजी क्षेत्र को परमिट लाइसेंस लेना होता था, मतलब लाइसेंस राज्य भी बोल सकते हैं कि प्राथमिक या प्रथम श्रेणी के उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही होते थे और निजी क्षेत्र को परमिट लेना पड़ता था। इस कारण वो सहायक की भूमिका में ही होते थे। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आपात प्रतिस्थापन के अनुसार आगे बढ़ाना था। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करना, यह महत्वपूर्ण विशेषता थी। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करना। हम देख रहे हैं कि उस समय फेरा लागू, फॉरेन एक्सचेंज एक रेगुलेशन एक्ट, फेरा जो है वो लागू था, जिसे 1973 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत लागू किया था। बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास करना। बड़े उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए थे और बड़े उद्योगों के विकास की बात की जा रही थी। छोटे पैमाने के उद्योगों पर अभी तक कोई विशेष बल नहीं दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं ये जो नीतियां थी इसके क्या दुष्परिणाम थे, क्या किन समस्याओं का देश को सामना करना पड़ा। तो मुद्रास्फीति की दर निरंतर बढ़ते जा रही थी। 1990-91 के दौरान जो है मुद्रास्फीति की दर जो है 17% तक बढ़ चुकी थी। सरकार का वित्तीय घाटा, जिसे राजकोषीय घाटा है, लगातार बढ़ते जा रहा था। 1990 के दौरान जो है ये घाटा जो है जीडीपी का 8.4% तक हो गया था। खाड़ी युद्ध की बात करें जो 1990-91 में, जिसे हम ईरान इराक युद्ध के नाम से जानते हैं, तेल के कुओं में आग लगा दी गई थी। तेलों के निर्यात पर उन देशों में प्रतिबंध लगा दिया था, तो भारत के लिए तेल आयात करना बड़ा महंगा हो गया था और इस कारण जो है भारत के सामने गंभीर भुगतान असंतुलन का संकट आ गया था। इसलिए सरकार ने जो है भारत की औद्योगिक नीति, व्यापार एवं विनिमय नीति, कर नीति, विशेष निवेश नीति आदि में अनेक सुधार किए गए और नई औद्योगिक नीति की सरकार को जरूरत पड़ी। और इस तरीके से हम बात करेंगे नई औद्योगिक नीति जो 1991 में आई। इसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह जो थे वित्त मंत्री थे। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उसमें सबसे अधिक परिवर्तन जो है वो औद्योगिक नीति के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण इस नई औद्योगिक नीति के आधार स्तंभ थे। इस नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा की गई। सबसे पहली इसकी विशेषता औद्योगिक लाइसेंस से समाप्ति। 1991 की नई औद्योगिक नीति में 18 उद्योगों की सूची जारी की गई जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था और धीरे धीरे इस सूची को छोटा किया गया और वर्तमान में केवल 5 उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आसवन एवं निर्माण, तंबाकू, सिगरेट, सिगार व अन्य तंबाकू संबंधित उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित सामान, बारूद, औद्योगिक विस्फोट और खतरनाक
रसायन। इतने ही उद्योगों के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, शेष उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। उद्योगों को अनारक्षित करना, इसमें सारे उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। 2 उद्योग सिर्फ रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा उद्योग को छोड़कर। इसी प्रकार 1991 में एमआरटीपी एक्ट को समाप्त कर दिया गया। 1991 में राघवन समिति की अनुशंसा पर एमआरटीपी एक्ट को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह सीसीआई की घोषणा की गई। फेमा की जगह फेरा की जगह फेमा लाया गया। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, ताकि विदेशी मुद्रा का जो प्रवाह है भारत में सुविधाजनक तरीके से हो सके। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने की बात की गई। 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था वो बंद अर्थव्यवस्था का था, बंद अर्थव्यवस्था की तरह था। भारत ने विदेशी पूंजी निवेश के प्रति इच्छा ही नहीं जताई थी, किंतु नई औद्योगिक नीति के तहत कुछ प्रतिबंध, परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ एवं सट्टेबाजी, इनको छोड़कर सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। अर्थात एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को विशेष बढ़ावा दिया गया। सार्वजनिक उद्योग को प्रतिस्पर्धा बनाना, सार्वजनिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाया। एलपीजी मॉडल के अंतर्गत निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उनको एक प्रलोभन देने के लिए जो है मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया और इसके माध्यम से उन कंपनियों को अधिक से अधिक निवेश करने की छूट दी गई। हम अलग से वीडियो में देखेंगे कि कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां कितनी है, महारत्न कंपनियां कितनी है और इन्हें कैसे दर्जा दिया जाता है। तो सार्वजनिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें नवरत्न, मिनी रत्न व महारत्न का दर्जा दिया गया। हमने देखा कि फेरा की जगह फेमा लाया गया। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे 1973 में लाया गया था और इसका उद्देश्य विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना था। सन 2000 में फेरा को समाप्त किया गया और उसकी जगह फेमा लाया गया। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं भुगतानों को सुविधाजनक बनाना था, एफडीआई को सुविधाजनक बनाना था। दूसरी यदि हम बात करें तो भारत में विदेशी निवेश तथा विदेशों में भारतीय निवेश संबंधी नियम फेरा में बहुत टफ थे, कठिन थे और फेमा के माध्यम से इन्हें उदार व प्रतिस्पर्धी बनाया गया। कोई भी विदेशी निवेशक भारत में निवेश करता है, भारत का कोई भी निवेशक विदेश में निवेश कर सकता है। ये फेमा के द्वारा अधिक उदार व पारदर्शी हो गया। फेमा के उल्लंघन का निपटान सिविल अपराधों की तरीके से किया जाएगा, अर्थात फेरा का यदि उल्लंघन होता था तो उसमें जेल भी होती थी और जुर्माना, दोनों प्रकार से दंडित किया जाता था। लेकिन फेमा का उल्लंघन किए जाने पर जुर्माना सिर्फ 3 गुना, फेरा के तहत 5 गुना जुर्माना किया जाता था, फेमा में सिर्फ 3 गुना जुर्माना किया जाएगा। फेरा के तहत सिद्ध करने का दायित्व जो है अभियुक्त का होता था, लेकिन फेमा के तहत जो है उसे दोषी करार देने का दायित्व जो है, दोषी ठहराने की जिम्मेदारी जो है वो सीसीआई की होगी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रतिस्पर्धा आयोग की होगी। इस तरीके से देखा जाए तो फेरा की जो कमियां थी वो फेमा के द्वारा दूर कर दी गई। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से 1973 से लेकर 1991 में भारत की औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन किया गया। वर्तमान में औद्योगिक परिस्थितियां क्या है, कौन कौन से उद्योगों से संबंधित योजनाएं चल रही है, जीडीपी में उद्योगों का कितना योगदान है,
कौन सा राज्य इसमें प्रथम है, अग्रणीय है, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।